बजट के हम लोगों ने दो पार्ट पढ़े थे। प्लीज मुझे बताइएगा कौन कौन से पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने। बजट को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया था। सर आई एम फ्रेशर, तो जो भी फ्रेशर है उनके लिए आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास जरूर कर लेना, तब जाके ये क्लास से समझ में आपके आएगी। ओके, पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दिस वाज रेवेन्यू। रेवेन्यू की जगह हम लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इट वाज रिसीप्ट। ओके, ये रिसीप्ट था। और इधर हम लोगों ने यूज किया था एक्सपेंडिचर, यही था। हाँ जी सर। अब रिसिप्ट में भी हम लोगों ने दो चीजें कवर की थी, एक थी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक थी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। ओके, यहाँ एक्सपेंडिचर में दो प्रकार के एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही रहा था। हाँ जी सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो प्रकार के रेवेन्यू रहे थे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, और कैपिटल रिसिप्ट की टैक्स रेवेन्यू में भी आपके दो प्रकार के आ गए थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट को मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि ये वो रिसिप्ट होती हैं जिनका नेचर होता है रिफंडेबल नहीं, नॉन रिफंडेबल या फिर नॉन रिडीमेबल। ओके, कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जिनका नेचर होता है रिफंडेबल। ओके, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं रिडीमेबल या फिर रिफंडेबल। ओके, यही था। हाँ जी सर। फिर हम लोगों ने इसको और गहराई से पढ़ा तो समझ में आया था कि कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो कि आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट, यही तो था। या तो असेट को रिड्यूस कर रही है या फिर लायबिलिटी को क्रिएट कर रही है। लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको रिफंडेबल नाम दिया था, रिफंडेबल। ओके, कैपिटल रिसिप्ट में हम लोगों ने फिर दो तीन चीजों के एग्जांपल के समझे थे। एक तो यहां पर लोन रहा था जो कि लायबिलिटी क्रिएट कर रहा था, इसलिए इसका नेचर रिफंडेबल रखा था। इसको हम लोगों ने बोला था डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ओके, डेट क्रिएटिंग, डेट मतलब होता है ऋण, लाइबिलिटी, उसने एक डेट क्रिएट किया है, ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जिसने कि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करी, तो लाइबिलिटी क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट या फिर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद नंबर आता है यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने जो पैसा सरकारी उपक्रम में सरकार ने लगाया है उसको अगर वो बेचती है, निकालती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। ओके, ये इसको बोलते हैं हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसने कोई हमारा डेट क्रिएट नहीं किया, इसने हमारी असेट को रिड्यूस किया है। ओके, इसके बाद फिर आता है रिकवरी ऑफ लोन। ओके, लोन की रिकवरी। भाई इन दोनों से पहले तो सरकार को कमाई हो रही थी ना, इन दोनों से भाई इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी असेट कमा के दे रही थी। ये दोनों फाइनेंशियल असेट है। ओके, किस प्रकार की असेट है? फाइनेंशियल असेट। एक फिक्स असेट होती है, जैसे कि मैंने मेरे दोस्त एक प्लॉट खरीद लिया, वो मेरी फिक्स असेट है। ओके, समझ रहे मेरे दोस्त? लेकिन ये फाइनेंशियल असेट है। कहीं मेरे दोस्त शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करना, ओके, शेयर्स खरीदना, ये सारी चीजें आपकी क्या है? फाइनेंशियल असेट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन एंड लोन, ये सब आपके कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेंगे। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बताइए यस करिए। यहां तक क्लियर है गाइस? ऑल डन? तो ये हमारी क्या कहलाई? दोनों नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। देखो मैं इसका बहुत आगे इस्तेमाल करूंगा, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का। तो प्लीज मुझे ये बता दो कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट तो नहीं है। आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि मेरे भाई। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, सर बड़ा लिख दो प्लीज। क्लास, कल क्लास नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी भाई, कल बहुत 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 परेशान था मैं और एक दो कामों में लगा हुआ था, उस वजह से कल क्लास नहीं ली थी। आज के लिए शेड्यूल कर दी थी कल ही। ओके सर, एक बार और सर, दो दो, दोनों का मीनिंग बता दीजिए। देखो दोनों का मतलब यह है, जैसे मैंने बोला कि रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट दो प्रकार की हो गई हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये वो हैं जो कि आपकी लायबिलिटी को क्रिएट कर रही हैं, लायबिलिटी को क्रिएट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपने लोन लिया है, कल आपको वापस करना है, जो आपका नहीं है आपके पास है, जिसको एक दिन जाना है, वो आपकी लायबिलिटी। ओके, तो ये डेट, डेट मतलब होता है, डेट
मतलब होता है बेटा लायबिलिटी जो कि आपको देनी है, वापस करनी है। समझ में आ गया? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है। ओके, जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही। तो एक कैपिटल रिसिप्ट में ऐसी कौन सी जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है? तो उनको बोला मेरे दोस्त हम लोगों ने एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक हम लोगों ने बोल दिया रिकवरी ऑफ लोन। समझ में आ गया? डन। आई थिंक सो इससे इजी और क्या समझाऊं मेरे भाई? ओके, आई थिंक सो क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, ये हो गए रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स आ गया, जैसे इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया मेरे भाई। ओके, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वैल्यू एडिड टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, ओके, एक्साइज ड्यूटी आ गया। ठीक है, ये सारे आपके किसके एग्जांपल बन गए? ये टैक्स रेवेन्यू के। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ गया? डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ओके, फीस आ गई, चालान आ गया, ओके, ग्रांट आ गई। ठीक है, ये सब किसका पार्ट बनेगा? ठीक है, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का, रेवेन्यू रिसिप्ट का, क्योंकि ये ना मेरे दोस्त कोई भी आपकी लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे। मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब ये जितनी भी रिसिप्ट चाहे ये मेरे दोस्त टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टोटल ये बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसका नेचर ही रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। मतलब कोई लाइबिलिटी, ये जो पैसा है ना वो आड़ दो जाड़ दो नहीं मेरे भाई, सिर्फ आने का है, जाने का नहीं है। समझ गए? इसने कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं करी। नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट। ओके, ना ही इसने कोई मेरे दोस्त आपकी असेट को रिड्यूस किया है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? डन? डन? यस 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 लिखो एक बार। यस यस यस, कम ऑन, यस यस। डन डन डन। ओके, यहां तक संतुष्टि है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए अगर यहां तक संतुष्टि है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब इसी को ले लो मेरे दोस्त। जैसे कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी कोई भी खर्चे, ऐसे कोई भी खर्चे जो आपकी असेट क्रिएट करें, ठीक है, असेट इंक्रीज करें, और लाइबिलिटी मेरे दोस्त वो रिड्यूस करें, वो आपकी हो गई यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों भैया, क्लियर हो गया? सर एग्जाम्पल देके बताओ, एग्जाम्पल देके। जैसे कि सरकार ने कोई बांध बनवाया, ओके, कोई पुल बनवाया, रोड बनवाई, ओके, ये क्या रोड बनवाना? सर इसने असेट क्रिएट करी सरकार की। ओके, सरकार ने मेरे दोस्त कहीं किसी कंपनी में शेयर्स लिए, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया मेरे भाई, ये एक्सपेंस है, इसने क्या किया? एक असेट क्रिएट करी। सरकार ने मेरे दोस्त लोन के तौर पे पैसा दिया, मेरे भाई सरकार ने लोन के तौर पे पैसा दिया। अगर पैसा दिया तो वो लोन इनको कमा के दे रहा है, तो ये फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो गए। ये मेरे दोस्त नॉन फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो गए, लेकिन असेट तो क्रिएट हो रही है। और जब भी असेट क्रिएट होती है वो खर्चा लेकर ही तो जाती है। मतलब आपने आज खर्चा किया है, आज आपने अपनी पॉकेट से पैसा दिया है, तभी तो असेट क्रिएट हो रही है। आपने अपना घर बनवाया तो बिना पैसे के बनवाया मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं। शकला का बूम बूम, बूम बूम, शकला का बूम बूम, उसकी पेंसिल ली है मेरे भाई, उससे घर बना दिया, ऐसा तो है नहीं। आपने मेरे दोस्त जो पैसा कमाया होगा, उस पैसे का इस्तेमाल किया होगा, और उस पैसे का इस्तेमाल करके आपने घर बनाया होगा। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर? जरा समझते हैं इसको, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। बजट के देखो, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट को तोड़ा है डेट रिसिप्ट में और नॉन डेट रिसिप्ट में। आई थिंक सो ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको। अब मेरे को नहीं लग रहा इतना टफ लग रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखना, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। कैपिटल रिसिप्ट हो गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं।
There are expenditures of government which result in creation of physical or financial asset. Oh my God! ये वो खर्चे हैं जो सरकार की फिजिकल असेट और फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर रहे हैं। सर हो गया था, ये नहीं हुआ था बेटा, कैपिटल रिसिप्ट हुआ था, कैपिटल रिसिप्ट तक। मतलब कहने का ये है कि सरकार कह रही है कि सुनो सुनो सुनो, आपको पता है ये जो हम खर्चे कर रहे हैं कौन से खर्चे हैं? नहीं, हमें नहीं पता। तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज मैंने पैसा लगाया, रोड बनाया, ये फिजिकल असेट। आज मैंने कहीं किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, फाइनेंशियल असेट। मैंने किसी को लोन दिया, ये मेरी फाइनेंशियल असेट। आया समझ में? क्लियर हुआ? देखो सरकार ने आके बोला है, एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स एंड एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लोन एंड एडवांसेस, ये क्या है? ये कंपनी सरकार की फाइनेंशियल असेट है। ओके, एंड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, पीएसयू एंड अदर पार्टीज। बात समझ में आ गई? फिजिकल असेट में, और मेरे दोस्त फाइनेंशियल असेट में। हिंदी में दो बेटा, हिंदी में पीडीएफ में दे दूंगा। मनोज, इसके लिए मेरे को माफ कर दे, आज मैं पीडीएफ जो दूंगा ना, पीडीएफ में हिंदी भी लिखी होगी, ठीक है? मैं लास्ट टाइम भी कमिटमेंट किया था हिंदी वाला, इसमें दे दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ यहीं पर ही हिंदी नहीं है मेरे भाई, बाकी सब जगह हिंदी है। यहां समझ में आ गया? क्लियर? ये देखो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? नेहा, समझ आ गया, ठीक है? वो सर्दी की वजह से मेरे भाई फंबल कर रहा हूं मैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसा मजाक मत करो, अच्छी चीज नहीं होती है? मजे ले रहे हो मेरे? उठा के पटक दूंगा, जानते नहीं हो वर्चुअली। पहले बचपन में मालूम है मैं क्या करता था? हाँ सर, क्या करते थे? जब मैं छोटा था ना, तो मैं टीवी के पीछे जाके देखता था कि मैं इसमें कहाँ से घुसूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत दिन तक तो सोचता रहा ये टीवी में जाते कैसे, टीवी में से आते कैसे हैं। ठीक है, मैं सोफे के ऊपर चढ़ता था, क्योंकि टाड़ जो होती है उस पर टीवी रखी हुई थी मेरे भाई। अभी तो ये सब दीवार पे चिपकते, पहले तो बड़ी बड़ी टीवी आती थी, घुसानी पड़ती थी मेरे भाई, कहीं पर सेट करनी पड़ती थी। तो मैं ताड़ पे चढ़ जाता था, और छोटा सा तो था, पीछे जाके झांक के देखता था, भाई इधर से निकलेंगे। फिर इधर से नहीं गेट दिखता था, तो फिर इधर से गेट दिखता था, मैंने कहा इधर से निकलेंगे। अब समझ में नहीं आया, बहुत दिन तक मैं टेंशन में रहा, मैंने कहा ये जाते कहाँ से हैं, ये आते कहाँ से हैं, ये रहते कहाँ हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फिर मैं बहुत इस पे काम कर रखा हूँ। हाँ, तुम लोगों को ऐसी फिर वर्चुअली, मेरे दोस्त, इधर से मेरा एक हाथ आएगा, इधर से एक हाथ आएगा, पकड़ के कर दूंगा मैं, समझ रहे हो? ऐसा तुम लोगों के साथ होता था? मैंने तो टीवी फोड़ दी थी गुस्से में, हाय। हाय पाकिस्तानी, ये टीवी फोड़ने वाला पाकिस्तानी होगा, ठीक है? चलो ठीक है, यहां से क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ? एक्सपेंडिचर में मतलब असेट ही नहीं आ रही है। देखो एक्सपेंडिचर में इन्होंने यहां पर ये बोला है आगे, रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसमें रिडक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग मीनिंग मीनिंग, मामा मिया, मीनिंग। आपका नंबर मिल जाएगा 8126580408। ओके, पहले इस पे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कॉल कर लेना पहले, वैसे तो कॉल लग जाएगा। कॉल अगर ना पिको तो व्हाट्सएप कर देना। ओके, फिर से सुनिएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिडक्शन को भी ये बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब बताओगे? इतना तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, तुम मेरे को बता सकते हो। मैं अपने को हाइड करूं, एक मिनट। श्री राम जानकी कहाँ है भाई? यहाँ बैठे हैं मेरे सीने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने ये वाला पॉइंट क्यों ऐड किया? थोड़ा प्लीज अपना दिमाग यूज करो, फिर मजा आएगा सेशन में। मैं पूछ रहा हूं कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसको रिड्यूस होने पर भी, अगर वो भी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है सरकार की, तो सरकार कह रही है कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे? बताइए मेरे भाई, कैसे? कैसे कैसे कैसे? फटाफट बताइए, कैसे?
नाइस नाइस शिवम, वेल डन दिव्या, वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। प्रतीक एडीबी और वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है अमाउंट, अरे वाह क्या बात है। तुम लोग फालतू में अपना पैसा खर्च किए हो वॉरियर में, तुम सब टैलेंटेड हो। यहां पर मतलब ये है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब क्या है। मम्मी ने कभी बोला, पापा ने कभी बोला कि बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, फाइनेंशियल लायबिलिटी जितनी कम होंगी ना उतना बेहतर है। भूखे सो जाना लेकिन किसी के हाथ मेरे दोस्त फैलाना नहीं। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर थे, हाथ फैलाए थे। आज मेरे दोस्त काम भी आ गए, क्या दिक्कत आ रही है, मेरे दोस्त फैला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सूद के साथ, मतलब कहते हैं ना, ब्याज के साथ चुका देना। ठीक है, पापा हर जगह राइट नहीं होते। चलो सब जगह राइट होते हैं, एक जगह नहीं राइट होते। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब है, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा मोहन भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने कहा मोहन भाई सुनना, मेरे को ना पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दे देना। तो उसने कहा कितने चाहिए, मैंने कहा 100 रुपए देना, पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसे ही होता था। ठीक है, स्कूल टाइम में, मतलब कॉलेज टाइम बोलो या मेरे दोस्त, मेरे भाई सुनना सुनना, तेरी भाभी के साथ घूमने के लिए जाना, कुछ पैसे की व्यवस्था करना। कितने की व्यवस्था कर दो, तो गाड़ी भी ले आई हो साथ में ना, पेट्रोल डलवा ली, और एक काम करियो 500 का एक नोट ले मेरे भाई। अब ये सब उसने लिख रखा है और मैंने भी लिख रखा है। एक दिन मैंने मेरे दोस्त उसको ये पेमेंट कर दिया जब मेरी नौकरी लग गई। दिस इज अ रियलिटी, ओके। 1700-1800 रुपए की लाइबिलिटी थी, मैंने उसकी चुका दी। तो जैसे ही मैंने उसकी लाइबिलिटी चुकाई, इसका मतलब मेरे दोस्त, मैंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपने दोस्त के केस में एक अलग चीज है, गवर्नमेंट अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो लोन लेकर आई है, अगर उसको रिपेमेंट कर रही है, तो दिस मीनिंग इज कि भाई ये फाइनेंशियल लायबिलिटी अपनी रिड्यूस कर रही है। ओके, डन, क्लियर है, समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत, ऑल डन। थोड़ी देर के लिए चीजों को समझो ना, कैपिटल रिसीप्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिंक करो ना। ये दोनों मेरे दोस्त एक दूसरे के हैं, सामने आमने खड़े हुए हैं। आपने जो कैपिटल रिसीप्ट करी है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थोड़ी देर के लिए समझो कैसे। आपने जो लोन लिया, आपने लोन लिया, हाँ लिया आपने, फिर वो लोन दिया, हाँ दिया। जब लोन लिया कैपिटल रिसीप्ट, जब लोन दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए भैया क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ। जब इन्वेस्टमेंट किया, हाँ किया, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाला, डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीप्ट। मेरे दोस्त समझ में आया, हाँ आया। जब लोन दिया, लोन दिया भी तो मेरे भाई, लोन दिया ना, हाँ सर दिया। जब लोन दिया और लोन की रिकवरी हो गई, जब रिकवरी हो गई तो मेरे भाई कैपिटल रिसीप्ट। आया समझ में, हर चीज लिंक है मेरे भाई। पापा से मम्मी, मम्मी से हम, हमसे मेरे भाई बीवी, बीवी से बच्चे, मतलब हम दोनों से बच्चे, सब एक दूसरे से लिंक है। वैसे बेटा कैपिटल रिसीप्ट से कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक है। आया समझ में, क्लियर हुआ। मतलब जो रिसीप्ट है वही एक्सपेंडिचर एक तरीके से। हाँ देखिए ना, मैं चीजों को रटाना नहीं चाह रहा बेटा, समझाना चाह रहा हूं। आई होप सो आप समझ रहे होंगे, मेरा पॉइंट पकड़ रहे होंगे। रटने का नहीं है मेरे भाई, दिमाग में बैठाने का। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी असेट क्रिएट ही ना करे मेरे दोस्त, असेट क्रिएट ही ना करे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार बताइए, इसको पढ़िए ना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने का एक बहुत तरीका है। आपको आरबीआई में जाना है, वहां पर उसकी जो प्रिंटिंग मशीन है मेरे दोस्त, जो प्रिंटिंग नोट छापने की मशीन है, उनको उठा के लेकर आना है। और कहीं ऐसी जगह पे सेट करना जहां कोई आता जाता नहीं है। मुझे भी बुला लेना है। तो दोनों भाई मिलके बहुत नोट्स बनाएंगे मेरे भाई, इतने नोट छापेंगे, इतने नोट छापेंगे, इतने नोट छापेंगे, फिर वॉरियर वाले सब बच्चों में बांट देंगे मेरे भाई। समझ में आ गया। 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। जो साल्बोनी और देवास, मैसूर साल्बोनी देवास, मैसूर और साल्बोनी है मेरे भाई, ये वाली उठा लो या देवास नासिक वाली उठा लो, कोई भी उठा लो, ठीक है, एज योर विश। सच में बताइए, सच में बताऊंगा, लेकिन नहीं पहले इधर तो पढ़ ले। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट रिलेट टू दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स रिसीव कर रहा है। अब इनकम टैक्स रिसीव कर रहा है तो वो टैक्स हमने डाला किसमें, रेवेन्यू रिसीप्ट में। लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स रिसीव कराने के लिए कोई विभाग तो बनाया होगा
कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त कर्मचारी बैठे होंगे, उस ऑफिस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सरकार जो इंटरेस्ट पेमेंट करी, बेटा लोन लिया, हाँ लिया, फिर लोन पे ब्याज दिया, हाँ दिया, तो जो ब्याज दिया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इसने कोई मेरे दोस्त असेट क्रिएट करी? नो। ओके, डन। जो सरकार ने मेरे दोस्त ग्रांट दी हैं, ग्रांट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया है जो वापस नहीं आएगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, रेगुलर फंक्शनिंग के लिए सरकार जो रेगुलर खर्चे कर रही है मेरे दोस्त उन पे, ठीक है, जिससे ऐसे एक्सपेंसेस जिससे कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही और मेरे दोस्त लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बात खत्म। फाइनेंशियल लायबिलिटी वो भी। क्या परिभाषा दे रहा है, एक बार करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बार बार करती है तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उस भाषा का प्रयोग करो, इंटरव्यूअर के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करो कि बेटा बेकार जाएगा, ठीक है। जो मैं भाषा बोल रहा हूं दिस इज एग्जैक्टली आपको फॉलो करनी है, जो लिखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना इतना ध्यान रखना है, ये करती करता कर्म से इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ओके, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? डन। अब आगे बढ़ते हैं। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे रिड्यूस किया। वाह, मतलब पूरा खत्म हो गया तब पूछ रहा फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे रिड्यूस किया। फाइनेंशियल लायबिलिटी रिड्यूस का एग्जांपल देख, लायबिलिटी मतलब क्या है, वो जो तेरे पास है लेकिन तेरा नहीं है, जिसको तेरे को एक दिन देना है किसी को, वो तेरी लायबिलिटी है। तूने मुझसे पैसा लिया है ना, भूल मत वो दिन जब तू आया था, भाई कुछ पैसे की व्यवस्था करो ना, मैंने तेरे को पैसे दिए थे, लौटाएगा नहीं, ये तेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है बेटा, लौटा देगा ना। समझ रहा है, जब तू लौटाएगा तो तेरे पास से पैसा जाएगा, उसे एक्सपेंडिचर में डाल रही है सरकार, तू यानी कि सरकार। ओके, और इससे तेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सिंपल है, ठीक है। डन, आ गया समझ में? हाँ जी सर आ गया। अब मत पूछना, ये तो मिंटोस वाला ऐड देगा ना, यहाँ तो मेरे पास कोई ड्रम ब्रम नहीं है, मैं ये पानी मेरे दोस्त, समझ रहे हो? हाँ, अगर आप दोबारा पूछो वाला अभी बताऊंगा और एग्जांपल दूंगा, अभी बजट खत्म नहीं हुआ, जरूरत पड़ी तो तीसरी क्लास तक जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं, एक मूवी देखिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जॉनी लीवर होता है, देखिए। इसके टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब, जो टाइटल है इसमें दे रखा है चंद्रचूड़ वाली, हाँ हाँ भाई, उसमें जॉनी लीवर की मार लगाती है उसकी बीवी। पहले वो बीवी को कूटते हैं, फिर बीवी उनको कूटती है। जितनी आमदनी उससे ज्यादा खर्चे, सरकार के साथ भी यही है। सरकार कहती है कि हम डेफिसिट में है, हमारा जो बजट है वो डेफिसिट का बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट। ओके, एक्सपेंडिचर आपके व्यय जो है वो प्राप्तियों से ज्यादा है, इसलिए आपको घाटा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? एक बजट होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या रहता है कि रिसीप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, और डेवलपिंग कंट्री, जैसे पापा के पास आप गए, और पापा के पास आप गए तो पापा के सामने ऐसे बैठ जाओ मेरे दोस्त, पापा सुनो ना, कुछ जरूरत है, पापा तुरंत व्यवस्था कर देंगे। आज भी मेरे दोस्त, मैं जाता हूँ, पापा मेरे दोस्त व्यवस्था कर देते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है तो, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं रफ एंड टफ बैठा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से मैं लाइफ स्टाइल चल रही है, मैं जाऊंगा मुझे देंगे नहीं। तो मेरे दोस्त आपको कमजोर बनना पड़ेगा। राजनीति, पॉलिटिशियन देखें, मफलर बांध लेंगे, 5 बार खांसेंगे, ठीक है, गरीबी कैसे पता चलेगी? पता कैसे चलेगा कि हम आप जैसे हैं? जब मेरे दोस्त आप कमजोर दिख रहे होंगे, ओके, या कमजोर होंगे, तभी तो। डेवलपिंग कंट्री के पास अभी कितनी ग्रोथ, मतलब कितना ज्यादा, मतलब उसे एक शब्द क्या बोलते हैं,
जैसे डेवलपिंग कंट्री कैन बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो इस बीच में मेरे पास उसके पास ग्रोथ के लिए कितने सारे मेरे दोस्त पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है दूसरे देशों के पास कि वो हमें पैसा दे। समझ रहे हो, हमें पैसा दे, हमें जब वो पैसा देंगे तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रोजगार जनरेट होगा और हम कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे। ओके, तो डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं वो अपना बजट बनाते हैं, वो डेफिसिट बजट बनाते हैं, उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसिप्ट कम होती है। ओके, आई होप सो मेरे दोस्त बात क्लियर हो रही होगी। सरप्लस बजट जो होता है वो अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज ही बनाती हैं। केजरीवाल मुझे, अच्छा छोड़ो, यहां पर मुद्दे की बात पे आते हैं। ओके, अब ये जो डेफिसिट बजट है ये मेरे दोस्त काफी प्रकार के होते हैं। डेफिसिट बजट में आए तो एक बजट होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ये मतलब बजट के प्रकार बता रहा हूं। ये एग्जाम का क्वेश्चन था एसबीआई का, पिछले 3 साल से बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है, बैक टू बैक। रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, फिर फिजिकल डेफिसिट और फिर आएंगे प्राइमरी डेफिसिट पे। कोई दिक्कत? सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा है हिमांशु? ये तू मेरे पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है कि अगर मेरे पढ़ाया हुआ इंजीनियरिंग क्या किसी के भी समझ में आना चाहिए? मैं कॉमर्स सोच के पढ़ा ही नहीं रहा हूं। मैंने अभी तक आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में ये बोला ही नहीं कि असेट और लायबिलिटी मत पढ़ो। मैंने पहले असेट और लायबिलिटी क्लियर करी, फिर उसके बेसिस पर मैंने रेवेन्यू और फिर एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्लियर किया, फिर उसमें एक एक चीज को बारीकी से समझाया। कैसे कह सकते हो आप? ठीक है, अभी यहां पर समझो ना, मैंने सिर्फ ये बोला कि डेफिसिट, ये सिर्फ लाइन को पढ़ो। डेफिसिट का मतलब क्या है? मेरा जो मेरे दोस्त एक्सपेंडिचर है वो 500 रुपए है, ठीक है, मेरी जो रिसिप्ट है वो 200 रुपए है। अब मेरे दोस्त मेरी जेब से गया कितना? 500, आया कितना? 200। तो ये बताओ मुझे, ये जो माइनस का 300 है ये क्या शो कर रहा है, घाटा की फायदा? घाटा की फायदा, ये बताइए। लॉस शो कर रहा है, तो इस लॉस को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। इस डेफिसिट के अलग अलग प्रकार हैं, एक एक करके सारे प्रकार समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे। ओके, सबसे पहले क्या आएगा अपना? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान से देखिएगा। आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ ये वाला कंपोनेंट उठाया है और ये वाला कंपोनेंट उठाया है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ऑब्वियसली हमारा डेफिसिट ही आ रहा है। ओके, तो इस डेफिसिट को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। इन दोनों के बीच को अगर आप लेते हो, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट घटा दिया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। सिंपल सा, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है मेरे दोस्त 2। 5 में से 2 घटाया, क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया मेरे दोस्त। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में ही है, प्लस का रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस का 3, मेरे भाई डेफिसिट शो कर रहा है। कोई दिक्कत? ऑल ओके? अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को ले लूं, इन दोनों कंपोनेंट को, यानी कि अगर मैं टोटल रिसिप्ट ले लूं, टोटल एक्सपेंडिचर ले लूं, तो इस बजट को क्या देंगे? इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? देखते हैं। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत? समझ में आए? कुछ नहीं किया ना मैंने अगर रेवेन्यू और रेवेन्यू का अंतर लिया तो रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। मैंने अगर टोटल का अंतर ले लिया तो टोटल का अंतर बजटरी डेफिसिट हो गया, बजटरी डेफिसिट। सर फुल लिखो, ले बेटा फुल।
रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलनी थी। आप में से काफी ऐसे चतुर होंगे जो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त चतुरता दिखा रहे होंगे। किस प्रकार की चतुरता? आप पैरेलल नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप पैरेलल नोट्स बना रहे हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप कितना भी ज्ञाता हो मेरे दोस्त, आपके समझ में नहीं आएगा अगर आप पैरेलल नोट्स बना रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, पैरेलल नोट्स मत बनाना। पीडीएफ मिलेगी, सेशन बाद में देखना, नोट्स बना ले। 1.5 घंटे हाथ बंद करके बैठ जाओ, चुपचाप सुन लो। अगर सुन लिया, समझ लिया, यहां पर बैठ गया तो लंबे समय तक काम आएगा। मैं अपने स्कूल का टाइम बताऊं, ज्योग्राफी पढ़ता था, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहता था वहां पर। मैं नोट्स बनाने में लगा रहता था, कभी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही ये था, लिखना है। मेरे टाइम पे मुझे लगता था पढ़ाई का मतलब ये लिखना है। मेरा मतलब ही नहीं मुझे पता था कि नहीं, लिखने से ज्यादा समझना है। जब समझ में आया कि समझना है, तब तक काफी मेरे दोस्त देर हो चुकी थी। तो जो चीज मैंने गलती करी वो मत गलती दोहराओ। अगर आप नोट्स बनाकर वो सजा सजा के लिख रहे हैं तो वो बाद में लिखने का समय अभी मत करो। सॉरी सर कह के फायदा नहीं है। मेरे को पता है ये जो समझने वाले ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं है। मैं तो क्या होता है, प्लीज 1 मिनट का टाइम लूंगा, मैं फिर को रिपीट करूंगा। जब आप पढ़ रहे होते ना, हम भी ऐसे ही था, हम पढ़ रहे होते लिख रहे होते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं तो हमें लिखते टाइम पे लग रहा है इसका मतलब क्या है? अरे सर समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दो। आपने कमेंट में डाल दिया। मेरे लिए क्या है, मुझे लग रहा है कि यार मेरे पढ़ाए हुए पे समझ में नहीं आ रहा। आपका तरीका गलत है बेटा। पढ़ने का तरीका सही करिए। टीचर बेस्ट लाइए, दोनों जब मिलेंगे ना, रिजल्ट आउटपुट बहुत बेहतर आएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, टीचर बढ़िया चाहिए बट तरीका हमारा हो? नो, कांट पॉसिबल, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, टीचर बढ़िया चाहिए आपको, टीचर बेस्ट चाहिए, बेस्ट टीचर आपको मिल रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अड्डा 24/7 की तरफ से आपको सारे बेस्ट टीचर मिल रहे हैं। प्लीज पैरेलल नोट्स मत बनाइए, शांति से सुनिए। संतुष्टि ना मिले, समझ में नहीं आए, तीसरी क्लास लूंगा, नहीं समझ में आई चौथी क्लास लूंगा, नहीं समझ में आया पांचवी क्लास लूंगा। लेकिन लेता रहूंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो। मेरे लिए संतुष्टि बहुत मायने रखती है मेरे दोस्त, मेरे लिए फीडबैक बहुत मायने रखती है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़कर विनती है, अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की बात मानो, पैरेलल नोट्स मत बनाओ। ओके, मुद्दे की बात पे आते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्ड। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव्ड। यही है, यही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक दिन की बात थी, शाम का वक्त था। तो इस बार बीवी ने नहीं बोला सुनो ना, पापा ने बोला, अब सुन बे। पापा थोड़ी ऐसे बात करते, सुनो ना। ठीक है, मम्मी से बात करते हैं, अरे सुनती हो जी, चाय बना दो। ठीक है, लेकिन हमसे कैसे बोलेंगे? अरे बेटा आशीष जरा सुनो, और क्या चल रहा है? मैंने कहा "वाह, बढ़िया चल रहा है"। तो और बेटा क्या चल रहा है? मैंने कहा "वाह, बढ़िया चल रहा है"। एक कान पे सूद दिया। और बेटा क्या चल रहा है? पापा पढ़ाई बड़ाई बढ़िया चल रही है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, आप बताइए क्या कह रहे हैं? तो बेटा सुनो, तुम्हारे खर्चे कितने हैं आजकल? मैंने कहा पापा, पापा ये बात मत पूछो यार, ये तो कुछ तो कॉन्फिडेंशियल रहने दो। एक थप्पड़ और सूद दिया। बेटा खर्चे कितने तुम्हारे? मैंने कहा पापा 50,000 रुपए खर्चे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे पास रिसीप्ट कितनी है? मैंने कहा पापा 40,000 रिसिप्ट है। तो मैं कितने घाटे में चल रहा हूं? पापा ने आशीष से कुछ सवाल किए। ओके, ठीक है, मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। पापा ने आशीष से कहा बेटा आशीष तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने? मैंने कहा 50,000। बेटा तुम्हारी रिसिप्ट कितनी? मैंने कहा 40,000। तो बेटा तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? पापा 10,000। पापा 10,000 नहीं बेटा, खर्चा 10,000। ठीक है, माइनस 10,000 यानी डेफिसिट। ठीक है, अब एनिमल मूवी वाला याद आ गया होगा ना, फील भी कर लिया होगा। आशीष सर के पापा बैठे हैं, ठीक है, एनिमल मूवी चल रही होगी, मेरे भाई पापा पापा चल रहा है, ऐसे करके कर रहे हैं, आशीष में 2 थप्पड़ भी पड़ गए होंगे। सब तुमने विजुअली कहीं ना कहीं फील कर लिया होगा, मुझे पता है मेरे भाई, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन इस 40,000 को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं मेरे दोस्त। इस 40,000 में से मैंने 15,000 रुपए उधार लिए हैं अपनी एक मित्र से। ठीक है, एक मित्र है, ठीक है, इनसे मैंने उधार लिए हैं। मित्र क्या, मित्री बोलिए, इनसे उधार लिए हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए असल में मेरा खर्चा कितना है?
असल में मेरा खर्चा कितना है। क्या उधार वाला मेरे को अपनी रिसिप्ट में लिखना चाहिए? क्या उधार वाला मुझे अपनी रिसिप्ट में लिखना चाहिए? मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आया, मैंने कहा सुन मेरे को तेरी बाइक चाहिए, तो क्या बाइक मेरी हो गई? क्या बाइक मेरी हो गई मेरे भाई? बताइए, क्या बाइक मेरी हो गई? नो, नो, नो। बहुत बढ़िया। तो मेरा असल मायनों में खर्चा कितना है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये जो उधार वाला पैसा है आपने रिसिप्ट में गलत लिख रखा है, आपको ऐसे लिखना चाहिए। आपके पापा को आपने गलत बताया, आपको ये लिखना चाहिए 40,000 में एक्सक्लूड करो 15,000। ठीक है, बोरोइंग, ये मेरा पैसा जो है ये उधारियों का है, इस बोरोइंग को आप हटाओ, एक्सक्लूड करो। आपको यहां पर लिखना चाहिए 25,000। तो डिफरेंस आया 25,000, ये आपका डेफिसिट होना चाहिए बजाय 10,000 के। बताइए ये वाला पॉइंट वैलिड है कि नहीं है? ये पॉइंट कितना वैलिड है ये बताइए। इससे डिनाई तो नहीं कर रहे आप लोग? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उस पूरे एग्जाम्पल को समझें, तो जो आपका घाटा हो रहा है उस घाटे में, उस घाटे को कम करने के लिए आप ये थोड़ी कि उधार पैसा ले आओगे। सरकार ऐसे ही कर रही थी, सरकार ऐसा ही कर रही थी मेरे भाई। सरकार अपना घाटा दिखाती थी, उसमें उधारी को अपनी रिसिप्ट में दिखाती थी। आरबीआई की आंख खुली, टन्नड़ है। आंख खुलते ही मेरे दोस्त आरबीआई ने बोला कि अब जो पैसा आप लेकर जाएंगे वो उधारी है, और उधारी वाला जो पैसा है वो आप अपने रिसिप्ट में नहीं शो करेंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट। ओके, फिर तो बढ़ गया डेफिसिट, फिर तो बढ़ गया डेफिसिट नहीं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। इसका मतलब आपको एक्चुअल में डेफिसिट पता चला है, असल में डेफिसिट पता चला है आपको। बताओ गलत बोल रहा हूं मेरे भाई? असल में डेफिसिट पता चला है। अभी तक तो मेरे दोस्त आपको डेफिसिट सही मायनों में सही डेटा मिल ही नहीं रहा था, अब आपको एक्चुअल में डेफिसिट पता चला है। ओके, सो लोन को हम एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग को। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो था। हाँ जी सर, माइनस टोटल रिसीप्ट, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, यही तो था। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट, यही तो हम लोगों ने बोला। हाँ जी, अब एक नया डेफिसिट आया, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां तक तो कहानी सेम है, माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर और गहराई में, टोटल रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट। बोरोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। बोरोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट, यस और नो? यस। इसका मतलब आपको इस वाले सेक्शन को कैपिटल रिसिप्ट में से हटाना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन को आपको कैपिटल रिसिप्ट में से हटाना पड़ेगा। हाँ जी सर, हटाना पड़ेगा। तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा एक्सक्लूडिंग यस और नो? रटना नहीं है बाबा, रटना नहीं है। डेफिसिट का मतलब लॉस, मतलब घाटे में चल रहे हो आप, घाटे में। लॉस नहीं, घाटा बोलेंगे हम उसे। आपका जो बजट है वो घाटे का बजट बना हुआ है। राजदीप आप अपनी तरफ से भी बंद कर सकते हैं। रटना क्यों फॉर्मूला? सिंपल देखो, सिंपल मैंने अगर वो जो मैंने कहानी रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाए थे, फिर उसका मतलब क्या पढ़ाने का, अगर रटना पड़े तो।
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बजटरी डेफिसिट, इसमें बोरोइंग वाला कंपोनेंट ऐड था। लेकिन जब सरकार ने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट घटाई, लेकिन वो रिसिप्ट घटाई जिनमें की बोरोइंग को हटा दिया गया था एक्सक्लूड करके, तब यहां पर फिस्कल डेफिसिट आता है। अब इसको दूसरे तरीके से फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो जो कि बिना बोरोइंग वाली है। ओके, डन। आगे इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। कैपिटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। ओके, या फिर एक और तरीका है लिखने का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके, डेट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। अब तसल्ली से समय लो प्लीज, डोंट यूज पेन, डोंट यूज अ फिंगर टाइप वाइप, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ शांति से। ओके, मैं आपको कुछ एक अमाउंट लिखता हूं, तब आपकी चीजें समझ में आएंगी। ओके, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये है 10,000 रुपए, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारा 50,000 रुपए। ठीक है, ये 40,000 ले लो तो अपन को यहाँ अमाउंट मिल गया 90,000। 90,000 हमारा क्या टोटल एक्सपेंडिचर है। जो रेवेन्यू रिसीप्ट है ये हमारी है मेरे दोस्त 20,000 रुपए। ओके, उदाहरण के तौर पे। और जो कैपिटल रिसीप्ट है ये है हमारी 40,000 रुपए। तो टोटल रिसीप्ट कितनी हो गई 60,000 रुपए। ठीक है, जो हमारी बोरोइंग है, बोरोइंग या डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट है, ये 40,000 में मेरे दोस्त कितना इसका पार्ट है 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे बताओ आपका बजटरी डेफिसिट कितना होगा और फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। बजटरी डेफिसिट कितना होगा और फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, ये फॉर्मूला देख लो एक बार सारे। पहले फॉर्मूला समझो, रटना नहीं है। मैंने फिर बोला या तो आप बोरोइंग बोलो, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट बोलो। तो कैपिटल रिसिप्ट मैंने टोटल रिसिप्ट में से बोरोइंग एक्सक्लूड किया, फिर मैंने कैपिटल, क्योंकि जो कंपोनेंट है बोरोइंग वाला इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो मैंने एक्सक्लूड किया कैपिटल रिसिप्ट में से। ठीक है, बोरोइंग। फिर मैंने कैपिटल रिसिप्ट में से बोरोइंग का दूसरा नाम, आशीष का नाम मेरे दोस्त आशु भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब ऐसे ही बोरोइंग को हम लोग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो अब यहां पर बोरोइंग माइनस करो, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट माइनस करो, बात तो एक ही है मेरे भाई। आशीष से पढ़ो, आशीष सर से पढ़ो, बात तो एक ही है। ओके, अब यार या तो तुम ये बोलो कि सर कैपिटल रिसिप्ट के दो कंपोनेंट है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो डायरेक्ट हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट नहीं उठा सकते भाई, ऑलरेडी माइनस करके जो कैपिटल रिसिप्ट टोटल है उसमें से जितना भी बचेगा वो उसके माइनस होने के बाद जो बचेगा वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, उसे नहीं ले सकते हम लोग। प्रैक्टिकली सोचो ना। ये एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क, सोचो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बैक टू बैक 3 साल से रिपीट हो रहा है। अब अपने एग्जाम्पल में इसको फिट करते हैं। ओके, जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया उसमें इसको फिट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कहां गई चैट,
सब बच्चे 35,000 क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं, एक एक फॉर्मूले में फिट करके चलते हैं। सबसे पहले बजटरी डेफिसिट ही निकालते हैं हम लोग। ओके, बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड। तो टोटल एक्सपेंडिचर 90,000 है माइनस टोटल रिसीव्ड 60,000, तो हमारा बजटरी डेफिसिट कितना आ गया, 30,000। सर समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी सर आ गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल रिसिप्ट में से आपको बोरोइंग एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझू। टोटल रिसिप्ट में से अगर मैं बोरोइंग वाला सेक्शन हटा दूं, ये 5,000 रुपए जो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ठीक है, अगर ये घटा दूं तो कितना आएगा, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 5,000। तो फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40,000 प्लस 30,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, 30,000 का माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट 20,000, ठीक है, प्लस 40,000 कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूड करो बोरिंग, बोरिंग कितना 5,000, 5,000 माइनस करे तो अमाउंट कितना निकल गया है मेरे भाई, यहां पर 70,000, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी क्या, 90,000 आएगा यहाँ, 40,000 ये 50,000 है, 90,000, ठीक है 90,000, ठीक है 90,000 माइनस इस बुक, अगर ये हम लोग इसे खोलेंगे तो कितना आएगा, इसमें से 35,000 हो गया, 35,000 प्लस 20,000 मेरे दोस्त 55,000, 55,000 माइनस किए तो 35,000 घटा आ गया। सिंपल तो है, सिंपल है। सिंपल है मेरे भाई, ये सुन लो। अब इसको इस फॉर्मूले में रखते चलो, जैसे आप पहले तो हम लोगों ने ये वाला रखा है, ठीक है ये वाला, अब इसको ना आप ये जो बोरिंग होती है इसी को हम लोग बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट में से आप डेट क्रिएटिंग हटा दो तो यहीं पे 35,000 का जो अमाउंट आ रहा है वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आ रही है बेटा, नॉन डेट। तो 35,000 प्लस 20,000 55,000, 55,000 देखो ये अमाउंट यहां दिख रहा है आपको। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो इसका मतलब मेरे दोस्त या तो ध्यान कहीं और है या तो मन कहीं और है, क्योंकि अगर ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरे दोस्त बहुत गहराई में जाके पढ़ा रहा हूं। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, बट मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट ना फील करते हुए एक एक चीज बेसिक से करा रहा हूं, उसके बाद भी अगर चैलेंज आ रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं आप लोगों के समझने में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके पीछे ये हो सकता है कि आपका ध्यान ना हो, फोकस ना हो। एक बार तसल्ली से सेशन कंप्लीट होने के बाद रिपीट करना, देखना नहीं समझ में आएगा फिर रिपीट करूंगा। गॉट इट सर। डन। तो तीनों डेफिसिट क्लियर हो गए आपके, रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व व्यय मतलब राजस्व प्राप्ति है। बजटरी डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका मतलब बजटरी डेफिसिट एक्चुअल डेफिसिट शो नहीं करता, यस नहीं शो करता मेरे दोस्त श्रेया, इसलिए सरकार फिस्कल डेफिसिट पे मूव कर चुकी है। बजट जब आता है ना तो बजट में अनाउंसमेंट फिस्कल डेफिसिट को कम करने का होता है। आपको जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उसमें क्या बोलता हूं, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का इतने प्रतिशत हो गया है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 2023-24 का इतने प्रतिशत पे लाने का, ठीक है। अब आते हैं यहां पर आगे, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड। ओके, इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डन, क्लियर। आगे, जब आप फिस्कल डेफिसिट में से जो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी होती है, ओके, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मतलब मेरे दोस्त इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुई और जो आपने इंटरेस्ट पे किया
उसका अंतर कहलाता है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। जब आप जो लायबिलिटी है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, इसको माइनस कर देते तो जो निकल कर आता है ये आता है प्राइमरी डेफिसिट। अगर डेफिसिट और पैसा कहां से आ रहा है? बोरोइंग से आ रहा है ना। कितनी दफा पढ़ाता हूं, एडीबी से लोन लिया हम लोगों ने, एआईआईबी से लोन लिया हम लोगों ने, एनडीबी से लोन लिया हम लोगों ने। ओके, अभी तो के एफ डब्ल्यू एक नया बैंक हम लोग देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, जर्मन बैंक, इससे लोन लिया हम लोगों ने। ओके, वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाया। ये सब जो पैसा हम लोग उठा रहे हैं ये सब किसका पार्ट है? बोरोइंग का पार्ट है। ओके, अगर हमारे पास इनफ अमाउंट हो तो हम लोन लेंगे क्यों मेरे दोस्त? बात समझ में आ रही है? आप नोट छाप नहीं सकते। कितने नोट छापेंगे? नोट छापेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा। और ये कोई तरीका नहीं है सही मेरे दोस्त, कि बेटा उड़ाने पे लगा हुआ है, बाप मेरे भाई कर्ज उतार रहा है, बेटा फिर उतारने पे लगा हुआ है, बाप कर्ज उतार रहा है, बेटा जा रहा है मेरे दोस्त शाम को पार्टी करने के लिए और पिताजी उसका कर्ज उतार देते हैं। ठीक है, तो बेटा कभी मेरे दोस्त सोचेगा कमाने के बारे में? नेवर, कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, तो पिताजी को क्या करना चाहिए कि बेटे को जो पैसा वो दे रहे हैं ना मेरे भाई, ये पैसा बोरोइंग के रूप में ट्रीट करें कि बेटा जितना पैसा लेगा तेरे को चुकाना पड़ेगा बाद में। ओके, और नोट समाधान नहीं है, क्योंकि नोट छापते रहेंगे तो मार्केट में महंगाई आ जाएगी। ओके, डन। प्राइमरी डेफिसिट, नेट इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है ना, नेट इंटरेस्ट। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकती है नेट इंटरेस्ट मेरे दोस्त। डन। सो प्राइमरी डेफिसिट, इसके बारे में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं लिख के लाया हूं इसको। प्राइमरी डेफिसिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस। लाइन को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट, जो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट होगा, उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ऑन बोरोइंग फॉर प्रीवियस ईयर, जब आप इसे घटा दोगे तब ये निकल के आता है आपको। मतलब आप पिछले साल की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसे घटाते हो तो इट इज प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ये प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर हुआ? डन। अब समझ आया? मुझे पता है मेरे भाई कब समझ में आएगा। एक बार में समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शब्द ऐसे हैं नहीं जो सिर्फ शब्दों से पढ़ के अगर खेल हो जाता तो आप मेरे दोस्त खुद नहीं पढ़ लेते। क्लियर है ये? डन। देखो, बजट शब्द की बात करते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं इसके स्टैटिक वाले पार्ट पे। ओके, बजट शब्द का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। वहां पर वर्ड यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड जिसके रिलेटेड आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 112। इससे रिलेटेड इसमें तीन फंड बनते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट फंड। ओके, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो वाला एक गाना नहीं है, जीने के हैं 4 दिन, ओ हो, बाकी सब बेकार दिन, जाए जाए, ऐसा करके ना मेरे भाई, जाए जाए एक बार जो जाए जवानी, फिर वो तौलिया लेके मेरे भाई टावल लेके डांस करता है। उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, एक आपने देखा होगा, सलमान खान अलग अलग गुल्लक बनाता है। कहता है कि ये मेरे दोस्त माँ की पढ़ाई के लिए, सॉरी माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए, ये बहन की शादी के लिए, और एक और मेरे दोस्त गुल्लक तीसरा और एक नाम देता है, मेरे को उसका एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ इस तरीके से देता है। ठीक है, अब इस गुल्लक में क्या होता है सर? इस गुल्लक में वो पैसे डालता है, अलग अलग पर्पज से अलग अलग गुल्लक बनाई गई हैं, अलग अलग पर्पज से। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेरे भाई, और एक है पब्लिक अकाउंट फंड। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? मुझसे शादी करोगे? एक भगवान के लिए, हाँ एक भगवान के लिए मेरे दोस्त, माँ की पढ़ाई के लिए नहीं, माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 3 प्रकार के गुल्लक बना रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेट सरकार, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट फंड। क्या क्या होता है उसको समझते हैं।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। सारा का सारा पैसा जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, वो इसी फंड में जाता है। दिस फंड इज फिल्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितना भी पैसा आया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो सारा इसी में आया। ठीक है, लोन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, वो भी इसी में आया। रिटर्निंग ऑफ लोन, वो भी इसी में आया। इंटरेस्ट ऑफ लोन मेरे दोस्त, वो भी इसी में आया। रेवेन्यू रिसिप्ट मेरे भाई, ओके, गवर्नमेंट बाय एनीवन एजेंसी दैट हैज टेकन इट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 112 मेरे दोस्त भारतीय संविधान की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 112 यहां पर बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ओके, गवर्नमेंट जितने के जितने खर्चे होते हैं वो सारे इसी फंड से निपटाती है। गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड, इसी फंड से उठाती है गवर्नमेंट को। लेकिन इसके लिए पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी होती है अगर इस फंड में से पैसा निकालना है। अगर मेरे दोस्त आपको पैसे खर्च करने हैं तो आपको मम्मी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। माँ सुनो ना, मुझको कुछ पैसे की जरूरत है, मैं अपनी गुल्लक में से निकाल लूं। माँ के बिना पूछे आप एक चवन्नी भी नहीं निकाल सकते। कंसोलिडेटेड फंड के लिए प्रायर अप्रूवल की नीड होती है। इस फंड की बात करें तो ये फंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 266(1) में दिया गया है। वो दिक्कत क्लियर हुई? समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, एक बार इसके आर्टिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल एक बार और क्रॉस चेक करेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 267(1) और पब्लिक अकाउंट फंड का आर्टिकल है 266(2). ओके, आर्टिकल एक बार और चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक कर लूंगा मेरे दोस्त यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो प्रोविजन है, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिजेंसी का आकस्मिक। अब आप भी कहीं ना कहीं आकस्मिक खर्चों के लिए पैसे अपने पास रखते हैं। आपको नहीं पता आपकी दोस्त ने कब कह दिया सुनो ना, चलो ना आज घूमने चलते हैं। अब उन्होंने तो कह दिया घूमने चलते हैं, बट आपके पास मेरे दोस्त कोई भी कंटिजेंसी फंड था ही नहीं। कैसे काम चलेगा? तो आप मना कर दोगे, मना कर दोगे तो फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। समझ रहे हो? नहीं? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ऐसे में दोस्त कंटिजेंसी फंड की जरूरत होती है। कंटिजेंसी फंड मतलब होता है सरकार एक फंड बना के रखती है अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। इसका कॉर्पस 500 करोड़ रुपए है। अनाउंस तो हुआ था इसको 30,000 करोड़ करने का। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इस फंड को होल्ड करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इसकी हिंदी मिल जाएगी आपको पीडीएफ में मेरे भाई, डोंट वरी, पीडीएफ में मिलेगी सारी हिंदी। पीडीएफ तब लगेगी ये वाले सेशन की जब इसकी हिंदी हो जाएगी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट फंड। इसमें जो भी पैसा जाता है वो सरकार को मेरे दोस्त हमारा पैसा होता है, वापस करना होता है। जैसे कि मेरे भाई पेंशन का पैसा वो इस फंड में जाता है। तो जितने भी पब्लिक मनी है जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा रही वो सारी पब्लिक फंड में जा रही है मेरे भाई, पब्लिक अकाउंट फंड में जा रही है। जैसे पेंशन का पैसा मेरे दोस्त, ठीक है, तो गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस फंड। इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। यहां पर मेरे दोस्त पोस्ट परमिशन की जरूरत होती है। बाद में परमिशन ले लो, पहले खर्चा कर लो। ठीक है, यहां पर प्रायर परमिशन की जरूरत है। यहां पर प्रायर परमिशन की, यहां पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन, या पोस्ट ले लो। अब ऐसा थोड़ी कि बेटा इलाज बाद में करेंगे पहले फॉर्म फिल करो, वही वाली याद रखना। पब्लिक अकाउंट फंड में जैसे पेंशन का पैसा हो गया मेरे दोस्त, आप लोगों ने यहां डाला है, ठीक है, वो आपको बाद में मिलेगा, ये सरकार इस फंड में रखती है। 2023 बजट एस्टिमेट को थोड़ा समझ लेते हैं। जो टोटल रिसीप्ट रही थी अदर देन बोरोइंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें वो इतने थे। टोटल रिसीप्ट, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, बजट 23-24 की बात हो रही है। 27.2 लाख करोड़ रुपीस टोटल रिसीप्ट रही थी बजट में, और एक्सपेंडिचर कितने थे हमारे? 45 करोड़ लाख करोड़ रुपए। तो आप ये बताइए ये घाटा शो करेगा हमें कि मेरे दोस्त सरप्लस शो करेगा? आप जो चंदन एक बात बता, जैसे आप अभी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो, जैसे एक उदाहरण के तौर पे प्रोविडेंट फंड है, उसमें पैसा डाल रहे हो, सरकार कल आपको पैसा वापस करेगी, वो प्रोविडेंट फंड वाला पैसा वो कहां रख रही है? पब्लिक अकाउंट फंड में। ओके, जो आप पेंशन के रूप में कंट्रीब्यूट करें आपके अकाउंट से मेरे दोस्त, आप जब सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे या फिर आप कर्मचारी बनेंगे तो आपके अकाउंट से मेरे दोस्त एक पैसा कटता है, वो बाद में आपको सरकार लौटाती है। ठीक है, वो कहां से लौटाएगी? पब्लिक अकाउंट फंड से। आप समझ में आ रही है? जो नेट टैक्स रिसीप्ट है सरकार की, टैक्स रिसीप्ट वो थी 23.3 लाख करोड़, 23.3 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया था कि
25.9% रहेगा। ओके, गवर्नमेंट ने कहा है इसको लेकर आएंगे 25 से 26 तक 4.5% पे, 4.5% पे सरकार का टारगेट है कि फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है, 4.5% पे लाना 25 से 26 तक। ये मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं, ये आपको बजट का डेटा बता रहा हूं, बजट एस्टिमेट 2023-24 बता रहा हूं। ओके, डन, क्लियर। अब फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो नेट मार्केट सरकार बोरोइंग करती है, पैसा उधार लेती है, ठीक है, बाजार से पैसा उठाने का उनका टारगेट था 11.9 लाख करोड़ का। सोचो, सरकार ने कहा था हम इतना पैसा उधार लेंगे, 11.8 लाख करोड़, 11.8 लाख करोड़। ओके, अब उसमें भी यहां पर उन्होंने बोला टोटल जो टारगेट है वो हमारा इतना है। अब इसकी गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा, अभी मैं डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह पे चर्चा नहीं कर रहा। सरकार ने इतनी उधारियों का टारगेट रखा था 15.4 लाख करोड़ का, 15.4 लाख सरकार कह रही थी हम इतना तो उधार लेंगे। सोचिए, अगर हमें ये फाइनेंस करना है इस फिस्कल डेफिसिट को, अगर ये फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, अब इस घाटे की भरपाई कैसे होगी? पैसा उधार लेके, तो सरकार ने कहा 15 पॉइंट, ठीक है, 4 लाख करोड़ यहां पर हम लोग इसको फाइनेंस करेंगे। दिव्या, अगर कोई डाउट होगा बेटा मैं हूं ना, डोंट वरी, एक बार इसको पढ़ लो तसल्ली से। सर प्लीज टेक वन मोर क्लास। ओके फाइन, डन 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 डन, एक क्लास और रिवीजन के नाम से ले लेंगे। बताओ, एक क्लास और बताओ, कंफर्म, आराम से तसल्ली से इसको पढ़ना एक बार। एक क्लास और आपने बोला, मैंने हाँ कर दिया। हैवी कंटेंट है सर, हैवी है। एग्जाम में जब आता है तो हैवी तो आता है। अगर सबका आसान आता है एग्जाम में, तो फिर सिलेक्शन सबका नहीं हो जाता। सिलेक्शन उनका होता है जो हैवी कंटेंट कवर कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या इंटरव्यू ही है ये, समझ लो ये कंटेंट मेरे दोस्त, नेक्स्ट लेवल कंटेंट है। मैंने क्यों करंट बजट से लिंक किया? इससे पहले क्लासेस में मैं करंट बजट से लिंक नहीं कर रहा था। इस बजट में जरूरी है मेरे दोस्त इस चीजों को करंट से लिंक करके चलना। ओके, एक बार तसल्ली से इसको पढ़ना मेरे दोस्त। ये क्या क्या होता है? बैलेंस बजट क्या होता है? जब रेवेन्यू मतलब आपके एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बराबर है। सरप्लस बजट क्या होता है? जब आपके रिसिप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है। जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट है तो ये आपका डेफिसिट बजट होता है। रिवीजन क्लास एक और ले लूंगा। क्वांटिटी इज गुड बट सर इफ, ओके पता नहीं समझ में नहीं आया। हिंदी और इसकी दे दूंगा मेरे भाई, डोंट वरी। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैं एक और रिवीजन क्लास लूंगा, कंफर्म कर दिया। अब बताओ, कल की जो क्लास होगी उसको आगे शेड्यूल कर देंगे मेरे भाई, और कल हम लोग रिवीजन क्लास ले लेंगे। बात खत्म, बात खत्म मतलब खत्म। अब इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम रिवीजन क्लास एक और लेंगे। कल पूरा रिवीजन कराऊंगा। अब वो 20 मिनट का हो, 25 मिनट का रिवीजन हो, ठीक है, पूरे में रिवीजन। बजट का मतलब समझ लिया था। बजट जो है, वर्ड बजट जो है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर सर रॉबर्ट पॉल ने 1733 में। सर रॉबर्ट वॉल पॉल ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया था 1733 में। ओके, ये शब्द जो वर्ड बजट है, ये जो बजट है ना, ये लिया गया है एक फ्रेंच वर्ड बूजट से। असल में क्या होता था, पहले जब बजट आता तो एक बैग में आता था, लेदर बैग में आता था, तो लेदर बैग को बोलते थे बूजट। तो ये कहते थे लोग बूजट इज कमिंग, बूजट इज कमिंग, बूजट इज कमिंग। उस बूजट से बन गया बजट, उस बूजट से बन गया मेरे भाई बजट। ओके, मिडिल फ्रेंच वर्ड से बूजट से लिया गया, इसका मतलब था एक लेदर बैग। अब तो नहीं आता, तो डिजिटल बजट प्रेजेंट हो रहा है। बजट सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में 7 अप्रैल 1860 को आया था, 7 अप्रैल 1860 को। फर्स्ट इंडियन बजट जो प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन साहब के द्वारा किया गया था 18 फरवरी 1869 को, 18 फरवरी 1869 को। ठीक है, ये देखो एग्जाम में आते तो नहीं है, बट इतिहास के बारे में जानना जरूरी है मेरे दोस्त। तो हम लोग ऐतिहासिक चीजों को भी पढ़ रहे हैं। एग्जाम में रेयर ही है, मुझे तो नहीं लगता मैंने पिछले 4-5 साल में कभी यहां से क्वेश्चन देखा हो, बट फिर भी आ सकता है। एटलीस्ट पढ़ेंगे तो सही मेरे दोस्त। ओके ओके, इसकी हिंदी देखिए एक बार तसल्ली से। आपको इसके एमसीक्यूज जो होंगे ना, वो टेस्ट के रूप में मिले होंगे, देखिए आप लोगों ने।
अब आप टेस्ट लगाना, जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। लगभग 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 15 एमसीक्यूज आपको उसके मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे। नहीं मिला तो कल मिल जाएगा टेस्ट, सेशन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट मिला करेंगे। डन। बजट को डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 112 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मुरारजी देसाई साहब हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया, 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। और मुरारजी देसाई साहब इकलौते फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन बजट प्रेजेंट किया, तो 1964 में, 1968 में मेरे भाई, अपने जन्मदिन वाले दिन इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। ओके, फ्री में क्विज मिलेगा, इसी में क्विज मिलेगा, वॉरियर प्रो बैच में ही, सारथी बैच में आपको क्विज मिलेगा, आपको दिख जाएगा, जैसे टेस्ट दिख रहा है जैसे ही आपको क्लासेस दिख रही है वहां पर क्विज भी दिख जाएगा। ठीक है, डन। तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया था मुरारजी देसाई साहब ने, पढ़ लीजिए इसको। इंटरव्यू में पूछ सकता है ये, हाँ इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चंस बनते ही हैं कि अच्छा बताइए वो उस व्यक्ति का नाम, टेल मी द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रेजेंटेड बजट मैक्सिमम टाइम, ओके, इन इंडिया। सो आंसर इज मुरारजी देसाई 10 टाइम्स। ओके, एंड ही इज इकलौते फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कि 1964 1968 में बजट प्रेजेंट किया था। ठीक है, आगे। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया था आर के शनमुखम छिट्टी साहब ने। ओके, आर के, स्वतंत्र भारत, जब भारत तो स्वतंत्र हुआ था 1947 में। ओके, और जब भारत रिपब्लिक हुआ था, ओके, तो रिपब्लिक इंडिया का जो बजट था वो प्रेजेंट किया था जॉन मथाई ने। 1950 और 51 का जो बजट रहा था वो इन्हीं ने, जॉन मथाई साहब ने प्रेजेंट किया था। उस टाइम प्लानिंग कमीशन को बनाने की बात अनाउंस की थी, जिसका आज नाम नीति आयोग है, उसका पहले नाम होता था योजना आयोग। योजना आयोग, हाँ, रचना उनका बर्थडे बर्थडे आता था इसी वजह से, 4 साल में एक बार आ रहा, 1964 1968। ठीक है, डन। जीए के लिए मोर देन इनफ है ये क्लास, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कोई। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लीजिए इसे। तसल्ली से दोनों क्लास कवर करना, दोनों क्लास पढ़ना, अपने नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जैक्ट नोट्स बनाओ, जैसे भी नोट्स बनाओ बट प्रॉपर नोट्स बनाना। कल की जो क्लास होगी वो आपके लिए रिवीजन क्लास होगी, पहले से ही बता दे रहा हूं मैं। बेहतरीन क्लास होने वाली है कल की, क्योंकि आज जितना भी पढ़ा है उसको निचोड़ दूंगा मेरे भाई कल में। तो आपसे गुजारिश रहेगी एक बार जरूर पढ़ लेना, अपने जो डाउट है मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 8126580408। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर। बट प्लीज व्हाट्सएप पे पहले मैसेज आप ड्रॉप कर देना जो भी आपके डाउट है, कल हम लोग आपके डाउट्स भी ले लेंगे। ओके, ठीक है, डन। अब ये जो बजट है, एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट सेपरेट हुआ था जनरल बजट से। आज तो जनरल बजट मेरे दोस्त एक साथ आता है, उसमें रेलवे बजट भी रहता है, बट पहले क्या था, जनरल बजट होता था, फिर रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग हो गए थे। ओके, अब ये जो बजट था ये 1924 में एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे अलग हुआ था। ओके, अब ये फिर से मिल गए, नीति आयोग के मेंबर थे विवेक देबरॉय साहब, उन्होंने सजेशन दिया था कि रेलवे बजट को मर्ज करना चाहिए यूनियन बजट के साथ फ्रॉम 2017-18। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे बजट किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे अलग हुआ था मेरे भाई, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे मर्ज हुआ है।